हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 में जितने भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं पुरानी साल के, वो सभी सेट हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। इसमें से आज का पहला सेट होने वाला है 2023 का। इसका पेपर कोड का नाम है 822 DB। आइए हल करते हैं। सबसे पहले MCQ क्वेश्चन जो कि आपसे 20 नंबर के पूछे जाते हैं OMR सीट पर, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। जो उत्तर सही होता है उसका विकल्प आपको क्या करना होता है, काला करना होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक एक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, कम समय के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, यहाँ पर बोला गया है दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ये पहचानना है कि पूर्णांक A और B के लिए कौन सी बात इसमें से सत्य है। पहला ऑप्शन है A बराबर मासा AB गुणा B। दूसरा ऑप्शन है A गुणा B बराबर लासा AB। तीसरा ऑप्शन है B बराबर मासा AB गुणा लासा AB। चौथा ऑप्शन है A गुणा B बराबर AB का मासा और गुणा AB का लासा। तो अगर आपको ध्यान होगा, एक सूत्र होता है, ये संख्या पद्धति का सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यदि दो संख्याएं A और B हों तो सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। किसके? लासा मासा के गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमारी A और B हैं, तो बिल्कुल AB का गुणनफल उनके मासा और उनके लासा के बराबर होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एकदम सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। पहले आप ये जानें कि शून्यतर परिमेय संख्या क्या होती हैं, जानेंगे। तो शून्यतर का मतलब होता है जो संख्याएं शून्य ना हो, यानी कि या तो वो संख्याएं माइनस की हों या तो वो संख्याएं प्लस की हों, यानी कि शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या हो गई, शून्यतर संख्याएं। अब एक शून्यतर संख्या है और एक आपके पास कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको ध्यान होगा, एक हमने याद किया था पाई अपरिमेय संख्या है, या फिर रूट की ऐसी संख्याएं जो गुणनखंड से बाहर नहीं आ सकती हैं। ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये कैसी हो गई, परिमेय हो गई। लेकिन यहीं पर हमने रूट की संख्या कितनी, 7, तो ये क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अगर एक संख्या होगी शून्यतर, मान लीजिए इसे 2 है, एक होगी कौन सी संख्या हमारी, अपरिमेय संख्या, और हम उनका क्या कराएं, भाग कराएं, तो क्या आएगा, नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या, नंबर 3 परिमेय संख्या, नंबर 4 पूर्ण संख्या। तो देखिए शून्यतर संख्या और एक तरफ हम लिखें कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा वो रूट जो है वो प्रश्न में लगा रह जाएगा। इसका मतलब जो संख्या बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, अपरिमेय संख्या। और बस एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे आपसे योगफल पूछे, चाहे गुणनफल, चाहे भागफल, सभी हमेशा क्या लगना है, अपरिमेय संख्या ही लगना है। नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं, चलते हैं प्रश्न नंबर किस पर, 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि m बराबर 5 है और n बराबर है m प्लस 7, तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 65, 26 या फिर 13 या फिर 17। तो देखते हैं, अगर m बराबर कितना दिया है इन्होंने, 5 दिया है। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। m बराबर कितना हो गया, 5। n बराबर बोला है कि m प्लस 7 है। क्या बोला है, n बराबर m प्लस 7 है, जबकि m पहले ही दिया था। m बराबर कितना है, 5 है। तो अगर m की जगह पर हम 5 रख देते हैं तो इतनी तो दिमाग में आपके बत्ती जली होगी कि n बराबर कितना हो गया, 5 और 7 दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, 12। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है कि m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। तो m का मान हमारे पास हो गया कितना, 5, 5 का स्क्वायर। n का मान कितना हो गया हमारे पास, 12, 12 का स्क्वायर।
अगर दोनों का स्क्वायर कराएं, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144 और दोनों को जोड़ें तो 169। और आपको याद होगा कि 169 का अगर हम वर्गमूल ले लें तो उत्तर क्या आएगा, 13 आने वाला। तो इसीलिए इस 13 को उठाओ, यहाँ पर लगा दो। कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न, कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या कह रखा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। पहले आप ऑप्शन पढ़िए, 1, 2, 3 अपरिभाषित। देखिए जैसे आपके सामने एक संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे हम लिख देते हैं 2/5। अब आप जितनी चाहें इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बना सकते हैं। कैसे, इसमें गुणा करके या इसका पहाड़ा पढ़ के। जैसे 2 दूनी 4 तो 5 के दूनी 10, तियाँ करके बना लीजिए, 2 तियाँ 6 और इधर 5 के तियाँ 15। अब हम आपको रोक नहीं रहे, चाहे आप चौके लगा दीजिए, 4 से गुणा, 2 चौके 8 तो 5 चौके 20। मन में आया, पंजे लगा लीजिए, 2 पंजे 10, 5 के पंजे 25। ये क्यों समतुल्य परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर आप इनको सरल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसे काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी इन सभी का सरल रूप क्या आएगा, 2/5 ही आएगा। तो ये होती हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं और ये हम जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। इसका मतलब इनकी गिनती कोई फिक्स नहीं है कि समतुल्य परिमेय संख्या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन क्या होते हैं हमारे, गलत। बल्कि कितनी है ये, अपरिभाषित। या लिखा हुआ यहाँ पर क्या हो सकता है, अनंत। या लिखा हुआ हो सकता है कितना, अनेक। बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अब समझते हैं नंबर कितने को, 5 को। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरणें हैं। यदि ये वाला संबंध a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को समझने से पहले आप ये जानिए कि ये जो हम बोर्ड पेपर जो हल कर रहे हैं वो 2023 का है और 2024 में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है आपका सिलेबस से गायब है। लेकिन समझाने के लिए हम बता दें कि यदि दो रेखाएं, दो चर वाली रेखाएं जिसमें x का मान, y का मान और अचर पद हो, दो रेखाएं हों जैसे इस तरीके से x प्लस y प्लस 2 बराबर 4 या फिर आगे और रेखा हो 2x प्लस 2y प्लस 4 बराबर यहाँ पे लिख लो 0। तो इन दोनों के अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर हों तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। और समपाती उन्हें कहते हैं जिनका अगर हम रेखा पर अक्ष खींचें तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर एकदम चढ़ जाएंगी, यानी कि दोनों रेखाओं से केवल एक ही समीकरण बनेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में अब बाहर हो गया है, ये आप ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा 1/3। चलिए सवाल को करने से पहले कुछ 2-4 बातें जो आपको याद होना चाहिए। आपको याद ये होना चाहिए कि आधा को हम लिखते हैं कितना, 1/2। इसी प्रकार से किसी एक चीज़ के अगर हम 3 हिस्से कर दें तो इसको लिखते हैं तिहाई बोलते हैं, इसे लिखते हैं 1/3। यदि किसी एक के 4 भाग कर दें तो उसको कहते हैं चौथाई और गणित में समझेंगे 1/4। 4 के बाद अगर बात करें तो हमसे बोला जाएगा 5वां, 6वां, 7वां, तो हम इसी प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे। इसी प्रकार से इसके मल्टीपल भी समझते हैं। अगर हम किसी का 2 गुना कर दें, 2 गुना, तो अगर संख्या x है तो 2 गुना करने पर कितनी हो जाएगी, 2x। 3 गुना अगर संख्या बोली जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, संख्या का 3 गुना। अगर 4 गुना बोला जाएगा तो हम 4 से गुणा करेंगे, यानी x संख्या होती तो 4x होती। इसमें बोला गया है किसी संख्या का
एक तिहाई 21 है तो वह संख्या क्या होगी? क्या 21 होगी, 42 होगी, 63 होगी या होगी 84? तो अगर समीकरण से हम करें तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या क्या हमारे पास x है और उसका यानी कि का मतलब गुणा उसका एक तिहाई कितना है? 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या है? तो सिंपल लॉजिक लगाते हैं, जो इधर भाग में है वो चला गया गुणा में, इधर जो बटे में है उसका क्या हो जाएगा? सीधा गुणा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया? 21 तियाँ 63। और वैसे भी आप दिमाग लगा ही लोगे कि 21 का अगर तिहाई, किसी चीज़ का तिहाई अगर 21 है तो वह संख्या क्या होगी? उसकी 3 गुनी होगी। तो 21 की तियाँ डायरेक्टली हम समझ जाते कितनी होगी? 63 होगी। चलिए अब समझते हैं प्रश्न नंबर कितने को? 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले तसल्ली से पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो। सवाल को याद रखिए, पेपर में छपने वाला सवाल। तो p का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। सबसे पहले आप अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है, आपको हल करके चेक करना है। देखिए आपके पास है द्विघात समीकरण, कितना? x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। एक मूल दिया है। मूल किसे कहते हैं? मूल कहते हैं समीकरण जिस रूप में लिखी गई है, जिस चर में लिखी गई है उसके मान को। तो समीकरण अगर x में लिखी गई है तो यानी कि x का मान हमको बता दिया गया है, कितना है? -2 है। तो क्यों ना हम इस x के मान को क्या करें? x की जगह पर रख दें। एक मूल दिया है यानी x बराबर दिया है कितना? -2। अब x की जगह पर अगर इस समीकरण में लगाएं -2 तो x का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया 2, यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट में कितना? -2 और आगे है माइनस का p और आगे क्या है? 0। अब इसे आइए हल करते हैं। -2 का वर्ग करें तो आता है माइनस का वर्ग कैसा? प्लस में 4। इन दोनों का गुणा कराएं तो माइनस प्लस का माइनस और 2 दूनी कितना हो गया? 4। और आगे है समीकरण में -p बराबर कितना है? 0। 4 में से अगर हम 4 को घटा दें तो कितना बनेगा हमारे पास? 0 बनेगा। 0 माइनस p बराबर 0। अब ना इधर कुछ रह गया ना इधर कुछ रह गया। तो p बराबर कितना आंसर आ रहा है? क्या 1 आ रहा है? नहीं। 2 आ रहा है? नहीं। 3 आ रहा है? नहीं। बिल्कुल p बराबर यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 100% क्या हो गया? हमारा सही उत्तर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर कितने को? 8 को यहाँ पर देखते हैं। ये कुछ थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान रखना और याद रखना। नंबर 8, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, याद रखना है क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। हमें पहचानना है ये त्रिभुज कैसे होंगे। नंबर 1, क्या ये समबाहु त्रिभुज होंगे? नंबर 2, क्या ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं? नंबर 3, समरूप। नंबर 4, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए समझते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ऐसा यहाँ नहीं बोला गया, समबाहु नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ना कि एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात भी नहीं बोली गई है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी त्रिभुज की कितनी? 2 भुजाएं सम होती हैं, यानी कि एक बराबर होती हैं। ये भी यहाँ पर नहीं बोला गया था। समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों, त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। यानी कि जिसकी संगत भुजाओं के अनुपात का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर होगा। तो ये अगर आपको दिखता है कि संगत भुजाओं का वर्ग, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग
और क्षेत्रफल के अनुपातों के बराबर होता है तो वे त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। आइए अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर कितने को? 9 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, आप जानते होंगे। ये होता है हमारा कौन सा? वाई अक्ष। जो भी बिंदु, जितने भी बिंदु हमारे कहाँ पर एक्स अक्ष पर होते हैं, उनमें क्या होता है? वाई का मान 0 रहता है। और जितने भी बिंदु हमारे कहाँ होते हैं? वाई अक्ष पर होते हैं, उनमें हमारा क्या रहता है? एक्स का मान 0 रहता है। तो पहले आप ये बेसिक लगाइए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पूछा गया है, यानी वाई का मान जो 0 होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैसे हो गए? खराब हो गए, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान क्या होगा? 0। अब हमें इन दोनों ऑप्शन में से चेक करना था, तो समदूरस्थ बिंदु कौन सा होता है? चलिए समझते हैं। एक तरफ बिंदु है ए, एक तरफ बिंदु है बी। माना ये आपका एक मित्र है, ये आपका एक मित्र है। अब हम कहें कि इन दोनों मित्रों के बीच में एक तीसरे मित्र को या आपको खड़ा होना है, तो आप कहाँ पर खड़े होंगे? बताइए। आप इन दोनों के बीच में तो खड़े होंगे ना, बिल्कुल क्लियर बात है। तो यानी कि अगर कोई बिंदु कह रहा है कि समदूरस्थ बिंदु निकालना है, तो कौन सा बिंदु निकालना है? बीच का बिंदु, जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु। और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर है तो y का मान तो 0 होगा, तो y को हल करना है नहीं, सिर्फ x को हल करना है। और x1 कितना है हमारा यहाँ पर? x1 यानी पहले बिंदु में x कितना है? 2 है। दूसरे बिंदु में x कितना है? -2 है। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को हल करें, x1 की जगह रखें 2 और x2 की जगह रखें -2, बट्टे में रखें 2, y 0 होगा क्योंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा हल आ रहा है, 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? ब्रैकेट खोलेगी, कितना हो जाएगा? 2 - 2/0, 0। 2 में से 2 गया तो 0/2, 0। अगर अंश में 0 है तो क्या हो गया? 0, 0। और अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझने की बात है कि हमारे चारों ऑप्शन में 0, 0 कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं। हो सकता है कि ये अनसोल्ड में गलत दे रखे हों, इसलिए। तो इसीलिए आप लगा लीजिए, कोई सा एक ऑप्शन काट लीजिए, इसको सही कर लीजिए। मान लीजिए कि ये सही है और इसको ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। ये मिसप्रिंट हो गया होगा या छपने में कोई गलती होगी। बिल्कुल हमने सवाल को चेक कर लिया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 0, 0। चलिए प्रश्न नंबर कितने को देखते हैं? अब 10 को यहाँ पर देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? आपको हमने ऊपर समझाया था। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, एक बराबर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें बोला गया है त्रिभुज का नाम है ABC और बराबर हैं इसमें AB और AC। तो खींच लेते हैं अपने त्रिभुज कौन सा? ABC। कौन सा त्रिभुज? ABC। अब इस ABC में हम नाम रखते हैं किधर से भी, एक A, एक B साइड, एक C साइड। अब इसमें बोला गया AB बराबर AC है, यानी जो AB वाला हिस्सा है वो बराबर किसके है? AC के है। तो बताइए इन ऑप्शन में क्या सही है? कोण B बड़ा होगा और कोण C क्या होगा? छोटा होगा। B बड़ा होगा, C छोटा होगा। ये तो एक ही ऑप्शन नहीं, B ग्रेटर C लेस, यानी B बड़ा C छोटा, या B छोटा C बड़ा, या B C दोनों बराबर होंगे, या B C बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो सिंपल हमने बताया कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब कैसे पहचाने कि सम्मुख कोण? भुजा कितनी है हमारे पास? AB। तो A और B को जोड़ते हुए दोनों भुजाएं कहाँ पर टकरा रही हैं? बिंदु C पर। तो ये है AB का सम्मुख कोण। AC बराबर है तो AC को जोड़ते हुए भुजा कहाँ जा रही है? बिंदु B पर। तो ये B और C क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण है।
तो बी और सी को क्या होना चाहिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यह ज्ञात हुआ आपको कि दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, साथ ही साथ दो कोण भी बराबर होते हैं जो कि उनके सम्मुख कोण होते हैं। तो बी और सी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, सी ऑप्शन नंबर सही वाला होगा। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर कितने को, 11 को। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 और बी सी 6 सेमी, तो कोण बी क्या होगा। चलिए इस त्रिभुज को खींचते हैं हम, ए बी सी। अगर इसमें दिया है ए बी बराबर कितना 6√3 लिख दिया हमने, ए सी बराबर कितना दिया है 12 और बी सी बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। पहले तो हम आपको बता दें कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग त्रिभुज की भुजाओं से कोण कभी भी ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। सिर्फ समबाहु त्रिभुज में हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री, और अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ किस त्रिभुज में कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस नियम से ये जांच कर सकते हैं, अगर ये समकोण है तो उसका जो बी एंगल है वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन तो किसी काम के हैं ही नहीं, पहले आपको ज्ञात होना चाहिए। अब हमें चेक सिर्फ देखिए समबाहु त्रिभुज ये है नहीं तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, तो बिल्कुल आपको 90 ही लगाना है, लेकिन चेक करना है कि 90 सही है या गलत है। तो चेक कैसे करेंगे, इन हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा है कितनी 6√3, एक भुजा कितनी है 12, एक भुजा कितनी है 6, सबसे बड़ी कौन है 12। तो बड़ी भुजा का हम क्या करेंगे वर्ग, कितना हो गया 144, और दोनों छोटी भुजाओं का कर लेंगे वर्ग, इसे इसका 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और अगर इसका वर्ग हम करेंगे तो 6 का वर्ग 36 भी आएगा, साथ साथ √3 का वर्ग कितना आएगा 3 भी आएगा, तो 36 तियाँ कितना होता है 108। यानी बड़ी भुजा का वर्ग कितना हो गया 144 और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कितना हो गया 144। अगर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर आता है तो बिल्कुल हमारा ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज हमारा हो गया कौन सा समकोण त्रिभुज, और बी हमारा कितना होगा 90 अंश का ही होगा। बिल्कुल आंख बंद करके आप लगा दीजिए 90 अंश, भुजाएं बराबर हों आप लगाइए 60 डिग्री, भुजाएं बराबर ना हो आप लगाइए 90 डिग्री, टेंशन फ्री। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर कितने को 12 को। क्वेश्चन नंबर कितना 12। एक समबाहु त्रिभुज, आपके दिमाग में कुछ आया होगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं और सभी कोण कैसे होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ये बात तो ध्यान ही रखना है। जिसकी भुजा कितनी है 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई उसकी क्या होगी a√3 3a a√3a। चलिए पहले हम ज्ञात करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है 2a, तो इधर भी 2a होगी, इधर भी 2a होगी, इधर भी कितनी होगी 2a। लेकिन अगर हम शीर्ष लंब डालेंगे तो वो इस भुजा को क्या कर देगा आधा आधा डिवाइड कर देगा, यानी एक a इधर हो गया एक a इधर हो गया। अब शीर्ष लंब डालेंगे तो ये कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और क्योंकि ये त्रिभुज जो हमारा होगा वो होगा कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। अब हमें निकालना है शीर्ष लंब, लंब निकालना है तो हम फार्मूला लगा देंगे किसका लंब का। तो लंब बराबर होता क्या है हमारा फार्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है 2a, हम करेंगे 2a का क्या स्क्वायर, माइनस आधार हमारे पास कितना है 1a, तो हम करेंगे 1a का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे 2a का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा कितना 4a स्क्वायर, या कह लो 4a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। दोनों को घटाया कितना हो गया √3a स्क्वायर। अब वर्गमूल लेंगे, 3 का वर्गमूल तो नहीं आ रहा क्योंकि 3 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो √3 लगा रह गया। a स्क्वायर का वर्गमूल हमारा आ गया कितना a, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, शीर्ष लंब की लंबाई कितनी बैठ रही है √3a। अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कितना है हमारा √3 को इधर रख दिया है, a को इधर रख दिया है, नो प्रॉब्लम, यही ऑप्शन कैसा है हमारा सही। यहाँ पर देखिए नहीं 3 से तो रूट बाहर ही नहीं आ रहा है, गलत, a है नहीं,
3a हो नहीं सकता, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए कैसा है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर कितने को, 13 को। साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान बताइए। तो पहली बात, अगर आपने टेबल पढ़ी है तो आप इस मान को बहुत आसानी से बता सकते हैं कि साइन ए कॉस ए के मान कितने डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमने आपको बताया होगा या आपको ध्यान होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में ये मान होते हैं बिल्कुल। तो फिर साइन का मान और कॉस का मान कब बराबर आता है, तो कहोगे सर 45 डिग्री पर बराबर आता है। तो सिंपल ऑप्शन लगाओ, कितना, 45 डिग्री। साइन ए कॉस ए तभी बराबर होंगे जब ए बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। नंबर 13 हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14। यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसका मान क्या होगा, 4/3 होगा, -1 होगा, 3 होगा, या फिर 1/3 होगा। तो बहुत सावधानी के साथ हम इसे हल करेंगे, या अगर हम कुछ सूत्रों का प्रयोग कर लें तो इस सवाल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ए बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। मान किसका ज्ञात करना है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। अगर आपने सर्व समीका के सूत्र पढ़े हैं तो ये सूत्र होता है किसका, सेक स्क्वायर ए का। और ये सूत्र अगर आपने पढ़ा है तो ये होता है किसका, कौशिक स्क्वायर ए का। अब देखते हैं, कौशिक स्क्वायर ए को यहाँ पर हम कर देते हैं व्युत्क्रम, यानी इस हर को ले जाते हैं अंश में, तो कौशिक का उल्टा हो जाता है क्या, साइन। तो साइन स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर ए का व्युत्क्रम होता है क्या, कॉस। सेक को लाते हैं अंश से हर में, तो ये हो जाता है कॉज स्क्वायर ए। अब ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं, साइन ए बटे कॉज ए, ये होता है हमारा क्या, tan ए के बराबर। अगर ये स्क्वायर में है तो हो गया किसका, tan स्क्वायर ए के बराबर। और हमें दिया गया था कितना, ए बराबर कितना, 30 डिग्री। अब हम इसमें लगाएंगे tan ए की जगह पर कितना, 30 डिग्री, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो tan 30 का मान कितना होता है, ये आपको मदद करेगी आपकी टेबल के मान। tan 30 का मान होता है 1/√3, और उसका कर दें क्या, स्क्वायर। तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 बच्चा लोग, और √3 का स्क्वायर होता है रूट खत्म, यानी कि 3। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो गया 1/3। इस सवाल को हल्के में नहीं लीजिएगा, ये 1 नंबर से आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना, 15। चलिए प्रश्न नंबर 15 को समझते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले यहाँ पर आपको गोले के कुछ सूत्र भी याद होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास क्या, एक गोला। गोले की त्रिज्या कितनी है, अगर हम कहें गोले की त्रिज्या कितनी है, r, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। अब सवाल में बोला गया है त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, यानी हम r के जगह पर कितना कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r। तो अगर हम r की जगह पर 2r कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देखिए ये जो 4πr² था, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 का दूनी 4r², और इन सब का बन जाएगा 16πr²। पहले जब त्रिज्या r थी तो क्या था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब कितना हो गया, 16πr²। πr² तो दोनों में कितना है, सेम है, लेकिन अब ये कितना हो गया, इसका 4 गुना। इतना समझ में आता है, बिल्कुल आता होगा। तो अगर पहले ये था कितना, 4 एकम 4, अब कितना हो गया, 4 चौके 16 गुना। तो इसमें जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि
ये वृद्धि हुई है 3 की। कितने की वृद्धि हुई है? 3 की। तो अगर 1 रुपए में 3 रुपए की वृद्धि कर दी, कितने हो गए? 4। तो बिल्कुल 3 की वृद्धि का मतलब हो गया कि 300% की वृद्धि, 300% की वृद्धि यहाँ पर हो गई। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया गया है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो पहले समझेंगे। मान लिया एक वृत्त है इधर, एक वृत्त है इधर, इसकी त्रिज्या को माना r1, इसकी त्रिज्या को माना कितना? r2। तो दिया क्या है? इनके व्यास का अनुपात। व्यास होगा कितना? 2 गुणा त्रिज्या के 2r1, अनुपात कितना? 2r2। अब निकालना क्या है हमको? परिधियों का अनुपात। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? पहले की होगी 2πr1 और दूसरे की कितनी होगी? 2πr2। बिल्कुल। तो पाई तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया और आंसर वही आ गया 2r1 2r2, यानी कि उत्तर वही रहेगा। अगर वृत्त के व्यास का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात भी 4:9 रहेगा। और अगर हम इस 2 को कैंसिल कर दें तो ये भी समझिए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी वही रहेगा। तो आपको ध्यान करना है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है आपको, तो उसका व्यास का अनुपात भी वही रहने वाला है और उसकी परिधि का अनुपात भी सेम रहने वाला है। तो दो वृत्त की यदि त्रिज्याओं का अनुपात बराबर है तो उनके व्यास का अनुपात भी बराबर होगा, उनकी परिधि का अनुपात भी बराबर होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने को? 17 को। निम्नलिखित साड़ी का माध्य क्या होगा? आपको साड़ी दी गई है तो साड़ी का माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? टेबल वाले रूल पर चलना पड़ता है। टेबल का रूल क्या कहता है? टेबल के रूल में बताया जाता है आपको कि पहले आपको क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दिए हैं, तो उन्हें बिल्कुल सेम टू सेम लिख लो। कितने दिए हैं? 0 से 2, 2 से कितना दिया है? 4, 4 से कितना दिया है? 6, 6 से कितना दिया है? 8, और 8 से कितना दिया है आपको? 8 से दिया है कितना? 10। दूसरी टेबल आप दी है किसकी? बारंबारता की। बारंबारता की टेबल को बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। पहली बारंबारता कितनी है? 3, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है और फिर 7। फिर हम क्या करते हैं? अगर हमें वर्ग अंतराल दिया है तो हम क्या करते हैं? हम उसका निकालते हैं क्या? मध्यमान। और मध्यमान बड़ा आसानी से निकालते हैं। ये यहाँ पर 2 है, दोनों साइडों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2, और 2 का आधा कितना आएगा? 1। दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। 2 4 6 का आधा कितना हो गया? 3। दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। 4 और 6 10, 10 का आधा कितना हो गया? 5। 8 और 6 14, 14 का आधा कितना हो गया? 7। 18 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो गया? 9। इसको हम मानते हैं क्या? x। अब हम बनाते हैं क्या? f(x). f क्या होता है? बारंबारता को बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्टकट में क्या? f। अब इस चौथी टेबल को हम तैयार करते हैं। 2 टेबल हमें दी गई हैं, तीसरी टेबल हम मध्यमान की बनाएंगे, चौथी टेबल हम कौन सी बनाएंगे? fx की। गुणा करेंगे इन दोनों का। 3 एक कम कितना हो गया? 3। 1 गुणा 3 कितना हो गया? 3। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। 4 गुणा 7 कितना हो गया? 28। और 7 गुणा 9 कितना हो गया हमारे पास? 63। क्लियर? क्लियर। अब क्या करते हैं? यहाँ पर हम 2 चीज़ों का हमें करना होता है जोड़। देखिए दिया आपको 1 नंबर में है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं, वरना हम केवल टिक लगवा देंगे, आपको समझ में आएगा नहीं। उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, समझ में आएगा तो आप आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? हमें करना होता है योग किसका? f का योग, जिसको हम बोलते हैं क्या? सिग्मा f। जोड़ेंगे इसे, 3 और 1 होगा 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना? 20। अब हमें योग करना होता है टेबल किसका? fx का। जोड़ेंगे 3 3 6 6 5 कितने? 11, 11 8 कितने? 19, और 3 कितने होते हैं हमारे? 22।
2 को 2 में जोड़ेंगे 4, 4 को 2 में जोड़ेंगे 6 और 6 कितना हो गया 12। अब हमारे पास है एक फॉर्मूला, जब हमें 2 टेबल दी जाएं तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 122 और सिग्मा एफ हमारा कितना आया है 20। अब हम इस 122 को भाग लगाएंगे कितने से 20। 100 ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, 0 हटाया तो लगाया ऊपर पॉइंट। अब हम भाग करा देंगे, 2 छंग होते हैं कितने 12, दशमलव लगा दिया, 2 एकम कितना होता है 1, आंसर कितना आ गया 6.1। आपसे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसी प्रकार का होगा, इसीलिए सवाल को हल्के में ना लें, इन सवालों को अच्छे से करना सीख लें और लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, उससे आप टेंशन फ्री रहें। तो हमारा सही आंसर होने वाला है 6.1, जो कि हमें आगे दे रखा है। ऑप्शन ये थे हमारे पास 4.2, 5.4, 6 एंड 6.1। ये ऑप्शन कैसा हो गया करेक्ट। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर कितने पर 18 पर। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है तो उसका माध्य क्या होगा। मतलब माध्य दिया, बहुलक दिया, पूछा गया क्या माध्यक, जिसमें का लगा होता है माध्य में उसे हम माध्यक भी कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हम माध्यिका भी कहते हैं। जिसमें का लगा हो उसे माध्यक या माध्यिका भी कहा जाता है। और दूसरी बात, सवाल में लिख के आता है किसी बारंबारता बंटन, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये बंटन कौन है, ये हमारा दोस्त है क्या बंटन, नहीं। बंटन का मतलब होता है डेटा, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, यानी कि आपको कुछ आंकड़े बताए गए हैं, उसके हिसाब से आप अपना काम कीजिए। तो इसमें आपको माध्य बताया है 24.1, बहुलक बताया है 28, निकालना है आपको क्या माध्यक। तो इसके लिए हम करेंगे एक फॉर्मूले का यूज़, यानी कि जब आपको चीज़ें बताई गई हों तो हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा रहेगा माध्यक निकालने का क्या, बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य अपॉन 3। अब आपको गिवन था बहुलक, कितना गिवन था, बहुलक कितना दिया था वो आप बताइए। बहुलक आपका था 28 और माध्य था 24.1। बहुलक को यहाँ रखिए कितना है 28, 2 के गुणा में माध्य को रखिए कितना है 24.1। अब आगे की चीज़ों को करिए शांति से हल करते हैं। चलिए, ये हो गया 28, 24.1 का डबल कर दें तो 24 दूनी 48.2 हो गया बटे 3। आइए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, आपका हो गया 76.2 अपॉन 3। आप इनकी भाग करवा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। सही आंसर आपको मिलता है 25.4, 25.4। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लगाते हैं सही आंसर। 25 नहीं आया है, 26 नहीं आया है, 25.4 आया है, ये नहीं आया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने को देखते हैं हम, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, आपको बारंबारता दी गई है और पूछा गया है उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुत हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको पता लगाना है बहुलक का वर्ग क्या होगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। क्या अब बारंबारता में देखेंगे 11, 21, 23, 24 और 5। बताइए इन सब में सबसे अधिक क्या है, तो बिल्कुल आप आसानी से बता पाएंगे सर 23 बारंबारता अधिक है, तो उसी का वर्ग देख लीजिए। बस क्या बताना है हमें, बहुलक का वर्ग बताना है। तो वर्ग क्या मिला 20, 30, लगा दो ऑप्शन, कितना हो गया 20, 30। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर कितना 20। माध्य, माध्यक, बहुलक के बीच संबंध होगा। माध्य, माध्यक और बहुलक का एक सूत्र होता है, याद नहीं है तो आज याद कर लीजिए। माध्यक बराबर 2 बहुलक 3 माध्य नहीं होता है, बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यक नहीं होता है, माध्य बराबर 3 माध्यक 2 बहुलक नहीं होता है,
बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और 2 माध्य। याद रखिए कि 3 जो हैं वो माध्यक के साथ लगे होने चाहिए और 2 हमेशा माध्य के साथ लगे होने चाहिए। बहुलक के साथ अगर कुछ भी लगा है इस सूत्र में तो समझ जाइए वो गलत है। 3 माध्यक और 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक 2 माध्य। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।